नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता गीत अगीत। इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। आइए तो पढ़ते हैं कविता गीत अगीत कक्षा 9वीं के स्पर्श पुस्तक से हिंदी पाठ्यक्रम के लिए। इस कविता को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा गीत क्या है और अगीत क्या है। सौंदर्य दो तरह के होते हैं विद्यार्थियों। एक है प्रत्यक्ष सौंदर्य, मतलब जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। कोई हमें सुंदर लगता है, जैसे गुलाब का फूल है, वह हमें सुंदर लगता है देखने से, वो हो गया प्रत्यक्ष सौंदर्य। किंतु कुछ अप्रत्यक्ष सौंदर्य होते हैं, अप्रत्यक्ष सौंदर्य। तो इस अप्रत्यक्ष सौंदर्य का क्या अर्थ है? जो आँखों से दिखाई नहीं देता, मन की आँखों से सुंदर होता है। आपने कभी देखा होगा कोई व्यक्ति दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि उससे बात करके हमारा मन खुश हो जाता है। तो क्या कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति दिखने में सुंदर नहीं है उसमें कोई गुण नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है? ऐसा नहीं होता। कुछ प्रत्यक्ष सुंदर होते हैं जो आंखों से दिखाई देते हैं, कुछ भीतरी सुंदरता लिए हुए लोग होते हैं और जिन्हें समझने, देखने और महसूस करने के लिए हमें मन की आंखें चाहिए। उन्हें कहा गया है अगीत, जो कि होते हैं अप्रत्यक्ष सौंदर्य में। तो पढ़ते हैं कविता गीत अगीत। कवि हमसे इस कविता में बार बार प्रश्न करते हैं, गीत अगीत कौन सुंदर है? अर्थात गीत और अगीत दोनों ही सुंदर है, क्योंकि गीत प्रत्यक्ष रूप से हम सुन सकते हैं, लेकिन अगीत जो हमें सुनाई नहीं देता, जिसे हम मन की आँखों से, मन के कानों से सुन सकते हैं, मन की आँखों से देख सकते हैं, उसी भावना को यहाँ पर अगीत कहा गया है। यहाँ कवि ने 3 उदाहरण लिए हैं। पहले पैराग्राफ में उन्होंने निर्जीव वस्तुओं की बात की है, निर्जीव, नदी और गुलाब। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने बात की है पक्षी की, पक्षी, शुक और शुकी। और तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने बात की है मानव की। तो इन सभी में, तीनों में, चाहे वो निर्जीव हो या कोई पक्षी, पशु पक्षी हो या फिर मानव हो, सब में गीत और अगीत दोनों मिलेंगे। अर्थात सुंदर लोग भी मिलेंगे और मन की आंखों से देखे जाने वाली सुंदरता भी आपको मिल जाएगी। तो पढ़ते हैं कविता गीत अगीत। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है। यहाँ पर वेगवती मतलब बहाव में बहती हुई नदी, तटिनी अर्थात नदी, बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। अब नदी बह रही है, उसके आसपास मिट्टी के उपले हैं, उनको जब वो छू कर निकलती है उन्हें भी गीला कर देती है। तो कवि कहते हैं वह झरझर झरझर आवाज़ करके बह रही है नदी, और उसका गीत हम सभी सुन सकते हैं। वह अपने दर्द बांटती है किसके साथ? उपलों के साथ। अर्थात नदी के किनारे पड़ी हुई मिट्टी, सूखी हुई मिट्टी या पत्थर, उनसे वो कुछ कहती हुई जा रही हो, मानो उनको गीला करते हुए कुछ कहती हुई उनके पास से निकल जाती है। पास में एक गुलाब का फूल खड़ा है और गुलाब का फूल कहता है कि यदि मुझे भी विधाता स्वर देते तो मैं भी अपने पतझड़ के गीत किसी को सुना पाता। तो यहाँ पर लिखा है, तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता। विधाता कौन है? हमारी किस्मत लिखने वाली देवी। देते स्वर यदि मुझे विधाता, मैं पतझड़ के सपनों का जग को गीत सुनाता। तो वो कहता है जब मेरे पत्ते झड़ जाते हैं, मैं दुखी होता हूँ, तो मैं भी अपना दुख व्यक्त कर पाता अगर विधाता मुझे इस नदी की तरह स्वर देते। तो गा गा कर बह रही निर्झरी, निर्झरी अर्थात नदी, गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है। अर्थात नदी तो गाना गाती हुई बह रही है झरझर झरझर का, और जो हमारा गुलाब का फूल है वो तो बेचारा चुपचाप खड़ा है, कुछ भी नहीं बोल सकता, है ना। तो वह
यहाँ पर कवि प्रश्न करते हैं, गीत अगीत कौन सुंदर है। नदी तो अपना दर्द सबको गाना गाकर बता सकती है, लेकिन गुलाब अपना दर्द नहीं बांट सकता, तो वो है अगीत। तो यहाँ कवि प्रश्न करते हैं कि गीत और अगीत दोनों में से कौन सुंदर है। गीत की श्रेणी में किसे रखा गया है? नदी को, जबकि अगीत की श्रेणी में गुलाब को। तो प्रश्न का अर्थ है दोनों ही सुंदर है। एक की सुंदरता प्रत्यक्ष दिखाई देती है, जबकि दूसरे की सुंदरता देखने के लिए मन की आंखें चाहिए। अगला उदाहरण है शुक और शुकी का। ये देखिए, ये है एक घना सा वृक्ष, इस पर एक घोंसला है। घोंसले के अंदर बैठी हुई है शुकी। ये हमारा पक्षी है शुकी, अर्थात मादा तोता। और दूसरी डाल पर उसका तोता बैठा है। जो तोता क्या करता है? वो गाने गाता है। मिठू मिठू, आपने सुना होगा तोतों को गाना गाते हुए, है ना। तो ये तोता जो है वो गाना गा रहा है। तो पढ़ते हैं कविता। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते को छाया देती। तो खोता क्या है? ये घोंसला, इसे कहा गया है खोता। खोते को छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठी अंडे है सेती। ये जो शुकी है, ये जो मादा तोता है, वो उसके जब तोता गीत गाता है, खुशी के मारे पंख फूल जाते हैं। आपको पता होगा मादा तोता गीत नहीं गा सकती, किंतु नर तोता गीत गाता है। तो शुक जब गीत गाता है, शुकी अर्थात मादा तोता, खुशी के मारे फूल उठता है उसका हृदय, और फूल कर उसके पंख वो अपने अंडों के ऊपर रखती है और अंडों को प्यार से सेती है। अंडों को सेना क्या होता है? यहाँ पर सेने की प्रक्रिया होती है अंडों के साथ, जो मादा जीव करती हैं। तो यहाँ पर सेना मतलब जब अंडा आता है तो उस अंडे को गर्मी देकर उसमें से बच्चे बाहर आते हैं। तो उसे गर्मी देकर जो बच्चों को तैयार करती है मादा तोता, उसे कहा जाता है सेना। अंडों को सेना। तो अंडों को सेती है मादा तोता। और गाता शुक जब किरण बसंती, वसंत ऋतु के मीठे मीठे गीत, फूलों को फलों को देखकर बड़ा खुश होकर तोता गीत गाता है। और जब तोता गीत गाता है तो वह गीत की लय, उससे निकलने वाला प्यार, उससे निकलने वाली उमंग जो शुकी के पर्णों को छू कर जाती है, मतलब शुकी का दिल भी खुशी के मारे प्रफुल्लित हो उठता है और वो अपनी खुशी को गीत में ना बदलकर अगीत में बदलती है। वो अपनी खुशी अपने बच्चों को प्यार से सेने में लगा देती है। छूती अंग पर्ण से छन कर, किंतु शुकी के गीत उमड़ कर, रह जाते स्नेह में सनकर। अर्थात वो जो गीत है वो गा नहीं सकती, लेकिन गीत अंदर दिल से उमड़ कर बाहर आते हैं और वो प्यार अपना किस पर बरसाती है? अंडों पर बरसाती है अपने। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं, गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। शुक तो अपने खुशी को गीत में बदलकर पूरी दुनिया को बांट रहा है, लेकिन जो शुकी है वो अपनी खुशी और प्रफुल्लता को अपने अंडों को दे रही है। वो खुशी के मारे अंडों को सेती है। तो गीत अगीत कौन सुंदर है? यहाँ पर गीत है किसका? शुक का। और अगीत के लिए कौन है यहाँ पर? अगीत मादा शुकी। तो कवि फिर से प्रश्न करते हैं, गीत अगीत कौन सुंदर है? अर्थात प्रत्यक्ष सौंदर्य तो हमें आँखों से दिखाई देता है, और जो अप्रत्यक्ष सौंदर्य है वो हमें देखने के लिए मन की आंखें चाहिए। अर्थात दोनों ही सुंदर हैं। अब यह अंतिम अनुच्छेद मनुष्य के ऊपर है। कवि कहते हैं, दो प्रेमी हैं यहाँ जब एक, बड़े सांझ आल्हा गाता है। आल्हा अर्थात प्रेम में गाया जाने वाला गीत। शाम जब होती है तो प्रेमी आल्हा गाता है, और जब प्रेमी आल्हा गाता है तो उसका स्वर उसकी राधा को उस तक खींच कर ले आता है। चोरी चोरी, चलिए एक चित्र बना देते हैं कि यहाँ पर राधा पेड़ के पीछे चोरी छिपे खड़ी है।
जैसे आपने कृष्ण का सुना होगा, जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे। अब यहाँ नदी के किनारे बैठकर जो ये प्रेमी है वो आल्हा गा रहा है, और जो हमारी प्रेमिका है, जैसे ही वो गीत गाता है प्रेमी, तो घर से उसके पीछे खींची चली आती है और चोरी चोरी नीम के पेड़ के पीछे छुपकर उसका गाना सुनती है। तो आपको कृष्ण का भी पता होगा कि गोपियाँ कृष्ण के पास चली आती थी उनकी बांसुरी सुनकर। तो यहाँ पर जो आल्हा गाने वाला प्रेमी है, उसका गीत सुनकर प्रेमिका खींची चली आती है उसकी ओर, पेड़ के पीछे से खड़े होकर उसका गीत सुनती है और मन ही मन कहती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की बिधना। बिधना अर्थात किस्मत में नहीं लिखा मेरे कि मैं भी उसके साथ सुर मिलाऊं, इस गीत को प्यार से मैं स्वीकार करूं उसके प्रेम को, और मैं भी उसके साथ प्रेम के गीत गाऊं। ऐसी अनुमति मुझे समाज नहीं देता। स्त्रियां अपने प्यार को स्वीकार नहीं करती, यहाँ पर पुरुष ने अपना प्रेम व्यक्त किया है। तो गीत पुरुष गा रहा है और स्त्री चुपचाप उस गीत को महसूस करती है, लेकिन मुंह से गीत नहीं गाती। तो यहाँ पर कहा गया है कि हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की बिधना यो मन में गुनती है, वह गाता है पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है, अर्थात गीत ज़्यादा सुंदर है या गीत? दोनों ही सुंदर है। प्रेमिका का प्रेम कोई कम नहीं है, वो शब्दों में अपना प्रेम व्यक्त नहीं कर रही, जबकि नायक शब्दों में गीत गाकर प्रेम व्यक्त कर रहा है। लेकिन प्रेमिका मंद मंद मुस्कुराती हुई पेड़ के पीछे छिपकर खड़ी है, दुनिया से छिपकर। तो दोनों के प्रेम को आंका जा सकता है कि दोनों ही सुंदर है। बेशक एक को ईश्वर ने शब्द दिए हैं, दूसरे को ईश्वर ने शब्द नहीं दिए। तो इसी तरह कवि यहाँ पर कहते हैं, गीत अगीत कौन सुंदर है, अर्थात जो प्रत्यक्ष सौंदर्य है वो तो सुंदर है ही, जो अप्रत्यक्ष सौंदर्य है वह भी कम सुंदर नहीं है। उसे समझने के लिए हमें मन की आंखें चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको कविता भली भांति समझ में आ गई होगी। जो भी और वीडियोस आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।